जय हिंद देवराज अर्णव भाई, क्या हाल? बढ़िया सर। जय हिंद ब्रदर, जय हिंद। यू बोथ आर रूममेट इन आफ्पा, ठीक है ना? तब तुम यस दोनों सर। मिले होगे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि तुम लोग आज रिकमेंड हो गए एनडी 149 से। देवराज हो गया गांधीनगर से, अर्णव हो गया एफएसबी देहरादून से, ठीक है। अभी तुम में से किसी को पहले शक्ल देख के जब आया था, क्योंकि पहले देवराज को जब, सॉरी अर्णव को जब तूने देखा था देवराज, तू डर गया था भाई ये कौन आ गया, ठीक है, कौन यस राक्षस सर। आ गया मेरे ग्रुप में। रात के दो कितने बज रहे थे तब? सर 12:30 1। 12:30 1 बजे होते थे, कौन सा भूत आ गया, आंख दो बार साफ करनी पड़ी, ये 6 फुट 1 इंच का आदमी इंसान ही है, ठीक है। तो यस कभी सर। इंट्यूशन आई इस पूरे प्रोसेस में जब तुम एसएसबी तैयारी कर रहे थे आफ्पा के अंदर, कि यार ये बंदा रिकमेंड हो सकता है, यार देवराज रिकमेंड हो सकता है, ऐसे लगा था तुमको कभी? सर लगा था। लगा था कि हाँ यार रन हो यस सर। जाएगा? यस सर। देवराज तेरे को लगा था? बोल दे नहीं लगा था, गलती से हुआ है तू। सर नहीं, देवराज का भी कंफर्म था। कंफर्म था? तुम तो अपने आप में Yes. एसएसबी हो भाई। चलो फिर अच्छा एक बात, अच्छा दोनों तो तूने एक बार कभी थॉट शेयर करी यार मेरे को भी फ्लाइंग ज्वाइन करनी है, तेरे को भी फ्लाइंग ज्वाइन करनी है, ऐसे बात हुई थी कभी? Yes, sir. तो फिर मतलब तुमने कुछ, जैसे तुमने, तुम्हारी नॉलेज बहुत सही है यार फ्लाइंग की, तुम रिकमेंड हो गए। अब देवराज यार तू अपना वो इंटरव्यू वाला सीन समझा यार, वो वाला जब वो कह रहा था इंटरव्यू ऑफिसर तू मेरी जगह आके बैठ जा, वो क्या थे क्वेश्चन, बता समझा रहा है, एक एक क्वेश्चन बता डिटेल में, क्योंकि बहुत है यार फ्लाइंग, क्योंकि कई क्वेश्चन के आंसर ना सिर्फ तुम ही दे सकते हो। एक एक यस क्वेश्चन सर। बता भाई। हाँ सर स्टार्ट ऐसे हुआ था कि उन्होंने पूछा कि कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहते हो। हाँ तो मैंने बोला Su-30 MKI। बोले हाँ ओ वाई Su-30 MKI। तो मैं कहता हूँ सर इसमें BPE ऐसे रडार लगा हुआ है, ये डुअल इंजन है, इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो बहुत अच्छा है और इसकी मैन्युवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जैसे ही मैंने मैन्युवरेबिलिटी कहा, उन्होंने बोला कि रफाल की मैन्युवरेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो मैं कहता सर अच्छी है, लेकिन सुखोई को रफाल के ऊपर एज ए मैन्युवरेबिलिटी में। तो मैं कहता फिर वो कहते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव इट। तो मैं कहता हूँ सर इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगे हुए हैं और मैं कहता हूँ इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू रफाल। एंड देन आई सेड कि जो रफाल है उसका डेल्टा विंग डिजाइन है, जिसकी वजह से उसका एरिया ज्यादा है तो ड्रैग ज्यादा लगता है। तो जैसे ही मैंने ड्रैग कहा, वो कहते हैं अच्छा तुझे ये भी पता है। देन मैं कहता हूँ सर सेम कंपैरिजन विद सुखोई कि उसका एरिया इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कम ड्रैग है और वो डॉग फाइट में काफी अच्छा खेल सकता है। तो कहते हैं ओ डॉग फाइट क्या होती है। मैं कहता हूँ सर जो कि विजुअल रेंज कॉम्बैट में जो फाइट की जाती है एयरक्राफ्ट से, वो डॉग फाइट होती है। तो कहते हैं अच्छा तो रफाल नहीं जीत सकता डॉग फाइट में। तो मैं कहता सर जीत सकता है, लेकिन सुखोई से नहीं जीत सकता। तो फिर वो फिर वो और हम तकनीकी बहस करते हैं कि चल ये बता कि इसका रेडार किसका अच्छा है। तो मैं कहता हूँ सर दोनों का ही अच्छा रेडार है। तो कहते हैं कि एक चूज कर। तो मैं सर सुखोई का चूज करता हूँ। बोलते क्यों। मैं कहता हूँ सर वो पैसिव ट्रैकिंग कर सकता है और पैसिव ट्रैकिंग में अगर कोई उसको जैम करता है तो इन दैट सिनेरियो वो भी जो क्या कहते हैं वो मिसाइल को फायर कर सकता है अगर जैम हो रखा है उस एनवायरमेंट में। लेकिन रफाल के साथ ऐसा केस नहीं है, वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम चांसेस है कि वो अटैक कर सके। इसीलिए सुखोई को उसके ऊपर एज है। तो ऐसे ही वो और क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो मेरे से पूछते हैं कि चल ये बता कि इसमें कौन सी मिसाइल लगी है सुखोई में। फिर मैं बताता हूँ कि उसमें R-27 R-77 और अस्त्र मार्क 1 एमरैम ये सब मिसाइल बता देता हूँ। फिर वो बोलते हैं चलो रफाल की मिसाइल बता। तो मैं रफाल की मिसाइल बताता हूँ, एमबीडीए मीका हैमर एंड मीटियोर। फिर वो बोलते हैं कि चल ये बता जितनी तूने मिसाइल बताई है उसमें सबसे बेस्ट कौन सी है। तो मैं कहता हूँ हैमर। तो कहते हैं फिर तूने रफाल क्यों नहीं चुना, तूने सुखोई क्यों चुन रखा है। मैं कहता सर आई लाइक ओनली सुखोई। देन वो कहते हैं कि चल एक और रीजन दे मेरे को। मैं कहता हूँ सर सुखोई मुझे बीच जैसा लगता है। वो कहते हैं बीच तो आर्मी का ट्रक भी होता है, तो तू आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करता। मैं कहता हूँ यस सर इट इज देयर बट मेरे को सुखोई ज्यादा पसंद है। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ठीक है चलो अब ये बताओ कि और कोई क्या रीजन दे सकते तुम सुखोई को प्रूव करने के लिए। तो मैं कहता हूँ सर इसका रेडार काफी अच्छा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। तो ऐसे ऐसे करके सर हमारा 2-3 मिनट बहस चलती है और एट द एंड वो कहते हैं कि चलो ठीक है लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। अच्छा यार जब तूने सब बोला होगा, तुम लोग जब जवाब, अर्णव तू भी दे रहा था, फट 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 जवाब दे रहा था, ठीक है। अब तो यार तुम्हें कहीं लगा कि यार अपन तो हो गए भाई, इतना तो इम्प्रेस कर ही डाला है अपने ने, पर तुम्हें नॉलेज है कहाँ से यार? ये न्यूज़पेपर या मतलब गूगल पे मिलती है क्या? कि आधे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन रहता है गूगल पे नहीं मिलती आराम से। सर आराम से मिल जाती है गूगल पे विकिपीडिया पे। अच्छा विकिपीडिया पे भी मिल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब अर्णव मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीपीएसएस आपने क्वालिफाई किया, देवराज ने भी कर Yes. लिया, सीपीएसएस क्वालिफाई करके तो ऐसी फील आई होगी रिकमेंड के भी बाप बन गए, मतलब हम आज तो दुनिया फतेह कर ली, फ्लाइंग का सपना आज तो हो गया, पंख तो लग ही गए, चाहे भैया बाद में ब्लेड लाए कुछ भी आए, बट पंख तो लग गए भाई आज। पर यार तुम लोगों के केस में, दोनों के केस में, अर्णव मैं तेरे से स्टार्ट करूंगा,
सैनिक स्कूल के बच्चे नहीं निकाल पाए थे, और सैनिक स्कूल तैयारी बच्चों एनडीए के लिए करता है। सो व्हाट इज द रीजन? और तुमने, आप में से कोई एक ही बता दो, मुझे याद नहीं कौन था, उनके स्कूल के सैनिक स्कूल की खास बात है किसी बच्चे ने सीपीएसएस क्वालिफाई नहीं किया। वो क्या कहानी है? सर कहानी सिंपल है। सीपीएसएस में हमें चाहिए होता है कि हमारी जो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, क्योंकि सैनिक स्कूल के बच्चे राइट फ्रॉम चाइल्डहुड वो लोग मोबाइल से दूर रहते हैं, इसीलिए उन्होंने वीडियो गेम्स के एक्सपोजर नहीं मिलता, इसीलिए वो सीपीएसएस में अच्छा नहीं कर पाते हैं साइकोमोटर टेस्ट में। बाकी हमारे केस में हम हमेशा मोबाइल पे रहते हैं, इसलिए आज रो रहे होंगे भाई, काश मोबाइल दे दिया होता तो आज सीपीएसएस क्वालिफाई होता। पर तो सैनिक स्कूल से एक एक बच्चे, मतलब कोई हुआ ही नहीं, कोई इतिहास ही नहीं है। सर हमारे यहाँ तीनों जो सैनिक स्कूल के थे तीनों नहीं निकाल पाए। और तेरे कितने केस में देवराज? तीन थे, तीनों ही नहीं निकाल पाए। ओए होए, तो तुमने उनसे पूछा था कि मतलब कि यार ऐसा क्या सीन है तुम्हारे यहाँ, निकलता क्या नहीं निकलता? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में भी वो इंट्रिग हुआ होगा उनके वो लेके। हाँ सर, पूछा था। हाँ फिर? जो हमारे बैच में सैनिक स्कूल वाले थे, उनका जब रिव्यू लिया तो पता चला कि उन तीनों ने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़ी। जब तक हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तब तक वो 2-3 गेम खेल चुके थे। तो अच्छा। एक ये था वो, हाँ यस सर। तो जब मैं उसको देख रहा था सर, उनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था, मतलब मेरे से भी अच्छा वो जॉयस्टिक को यूज कर पा रहा था, रडर पैडल को यूज कर पा रहा था। बट उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी कि फायर बटन दबाना है या फिर रेड एंड जो कलर्स वाले बटन वो दबाने, वो उन्होंने ढंग से इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी। तो उसकी वजह से सर ये लगता है कि अगर इंस्ट्रक्शन अगर ढंग से पढ़ो तो सीपीएसएस निकल सकता है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन के दम पर, मतलब सीपीएसएस की ना एज सच कोचिंग नहीं होती। कुछ लोग क्लेम करते हैं कोचिंग है, बट एज सच नहीं होती जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होता रहता है। बट यार अगर सीपीएसएस का बोले, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू ऑफ रिकॉर्ड्स, तो तुमने बताया था कि यार इसके लिए एज सच कोई ट्रेनिंग चाहिए भी नहीं। सो देवराज ने नहीं। बोला इंस्ट्रक्शन खाली, तो अर्नव तेरे को इसमें क्या ऐड करना है कि इंस्ट्रक्शन ज्यादा क्या और क्या इंपॉर्टेंट है? सर इंस्ट्रक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हमें काम रहना चाहिए, एकदम कुछ नहीं याद रखना चाहिए। उस समय सिर्फ हमारे लिए हमारी जॉयस्टिक और हमारे रेडर पेडल्स ही हमारे लिए सब कुछ होने चाहिए। उस समय एकदम काम माइंडसेट से हमें देना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी क्रैक कर सकता है इंस्ट्रक्शंस और काम माइंडसेट के बेसिस पे। तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट लाइक अ वीडियो गेम, बस कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए बस। डेफिनेटली सर। बहुत सही। पर यार तुम्हें एक बार एक स्ट्रेस तो ये आया होगा ना यार, सीपीएसएस लाइफ में सिर्फ एक बार देने को मिलता है। आज अगर गलत हुआ ना, जिंदगी में कभी फाइटर प्लेन नहीं चला पाऊंगा मैं। और तुम तो साले सोच के बैठे हो, एक एयरफोर्स स्कूल से एक साले ठान के बैठा है हरियाणा से कि मैं ज्वाइन करूंगा तो एयरफोर्स ही करूंगा। तुम लोग को एक बार नहीं आया स्ट्रेस? अब देवरा तेरे से शुरू करता हूँ मैं। सर आया था, जो जैसे 4 ट्रायल दिए जाते सीपीएसएस में हर एक अच्छा। गेम के, तो 4 में से 1 से 2 तो मैं सोच ही रहा था यार नहीं होगा नहीं होगा तो कैसे क्या कहूंगा, मैं पायलट नहीं बन पाऊंगा। बट खुद को मैंने रिलैक्स किया कि भाई कोई बात नहीं, 2 ट्रायल मैं एकदम ऐसे दूंगा कि मान लो ये सिर्फ ट्रायल है, देन बाकी के 2 हैं वो फुल अपने जोश के साथ दूंगा। तो सर ऐसे करते हुए हो गया सर। अर्नव तेरे केस में क्या था उन चारों अटेम्प्ट में? सर मेरे केस में ये था कि मेरे दिमाग में हमेशा लिंगर कर रहा था कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास और उसी में अच्छा करना है। माय फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, और इसीलिए मैं हर अटेम्प्ट को एज अ फाइनल अटेम्प्ट करके मैंने दिया। अच्छा चल, ये बात भी सही है। अच्छा अगर हम इस कहानी में आगे चले, थोड़ा रिवर्स चलते हैं। रिकमेंडेशन तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। मैं उस जर्नी के बारे में बात करना, उस टाइम के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि पहले अर्नव से शुरू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्नव भाई का। तू उसी बोर्ड से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है जहां से तू रिकमेंड हुआ है, एएफएस भी देहरादून। तुझे वो रूम भी याद आ रहा होगा, तुझे सब कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ से ऑफिसर आएगा, यहाँ पर ये ऐसा होता है, यहाँ पर सब कुछ होता है। पर इस बार इतिहास बदला है। तो वो मोमेंट क्या था? क्या तेरे को मतलब वो सारी बचपन की यादें रिकॉल वापस हो रही थी, या वो अटेम्प्ट्स याद आ रहे थे, क्या था सीन? सर सबसे पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर होने को था, वैसे तो मैं क्वाइट अक्वेंटेड था सब चीजों से, बट जब रिजल्ट देने का टाइम आया, जब डीएसओ सर आने वाले थे, उस समय तो हार्ट बीट नेचुरली बहुत ज्यादा थी। हम लोग बैठे हुए थे, पिछली बार मैं यहीं से मेरा चेस्ट नंबर नहीं आया था एफएसबी देहरादून से। इस बार मैं थोड़ा होपफुल था कि शायद आए। मेरे बाकी फ्रेंड्स जो ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने भी कहा कि भाई तेरा लग रहा है तेरा हो सकता है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है हम लोग को। मैं एकदम बैठा हुआ था, फिर डीएसओ सर आए, उन्होंने मोटिवेशन दिया, फिर उन्होंने कहा कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक एंड माय चेस्ट नंबर वाज 62। तो उन्होंने बोला पहले 71, देन ही सेड फ्रॉम आवर ग्रुप 68, 64। एट दैट टाइम मैंने सोचा कि अरे भाई अब तो 2 हो चुके हैं अपने ग्रुप से रिकमेंड, मेरा तो शायद ही चांस होगा, बिकॉज 2 बहुत थे। मतलब पिछली बार भी 2 रिकमेंडेशन एक ग्रुप से मुझे लग रहा था, मुझे था कि अब तीसरा कहाँ से होगा। देन सडनली क्राइड 62, एंड उस वक्त तो मुझे कोई ख्याल ही नहीं आया, मैंने सीधा खड़ा हुआ, मैं कहा यस सर, और उस समय फिर लगा कि हाँ
पास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे भी रहे हों, अब नई लाइफ आ गया है। ओह गॉड दैट्स ग्रेट। अच्छा मेरे को देवराज कह रहा हूँ अंडर, मुझे एक बात बता क्लियर कट, तुझे उसी बोर्ड में जीटीओ ऑफिसर ने जाते हुए कहा रिकॉर्ड होने के बाद, आई एम वेरी आई फील रियली गुड, आई फील रियली प्राउड, ऐसे ही कुछ कहा था कि तुमने फाइनली निकाल लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम आए थे तो तुम्हारे लिए हम बहुत लड़े थे, और तुमने उनसे फिर सवाल पूछा था सर क्या लड़े थे आप कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या सीन था वो पूरा? सर सीन ये था कि हम लोग रिकमेंड होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए, हाँ फिर देन सडनली हमारे जो प्रीवियस जीटीओ थे वो तुरंत आते हैं। ही सेड वेयर इज माय गाय, एंड आई रिमेंबर्ड हिम, आई सेड हियर आई एम सर। तो ओके, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू गॉट रिकमेंडेड दिस टाइम, लास्ट टाइम यू फॉट रियली हार्ड फॉर यू। दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ मेरी कॉन्फ्रेंस पिछली बार 15 मिनट चली थी, तो अब मुझे समझ में आया कि यस दे आई हैड समथिंग इन मी इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या, then he said I am not supposed to tell you that। अबे तूने वहां पूछा ना, बाहर निकल के पूछा शायद सर बता देते। बट यार देवराज तेरा तो पहला रिकमेंडेशन है, और तूने Yes, sir. एनडीए कौन से टाइम में निकाला ये? 4th attempt। फोर्थ अटेम्प्ट। भाई साहब अपनी कहानी समझा भाई, 3 अटेम्प्ट भाई इंसान अटका ही रहा है, मतलब क्या रिटर्न कैसे नहीं निकल रहा था, क्या पहले टाइम दूसरे टाइम तीसरे टाइम में क्या क्या करते थोड़ा समझा। सर पहला अटेम्प्ट ये था कि सोच रखा था एनडी जाएंगे, हाँ। और बड़ा हेस्टिली मैंने प्रिपेयर किया, मुझे पता नहीं था क्या प्रिपेयर करना, मतलब भाग रहा था सिर्फ प्रिपरेशन के पीछे, ये नहीं था कि पाथ नहीं था सर कोई भी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा ये हेस्टिली निकल गया। इनमें सेकंड अटेम्प्ट सर, सेकंड अटेम्प्ट में क्या था सर, मेरे को मैथमेटिक्स ज्यादा पसंद है, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 80% टाइम मैथमेटिक्स को दिया और 20% जीएटी को, जिसकी वजह से मेरे मैथमेटिक्स में 180 स्कोर हो रहा था और जीएटी में अगेन 180 स्कोर हो रहा था। अच्छा तो जिसकी वजह से पास नहीं कर पाया सर जीएटी, ना ही मैथ सर, वो मैथ से पास हो गया था, जीएटी नहीं हुआ। GAT नहीं पाया, ठीक। देन सर थर्ड अटेम्प्ट में एनडी का पेपर हार्ड आया था और मैं वो ले गया प्रेशर। उस टाइम प्रेशर ऐसा आ गया तो मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे क्विट कर देता हूँ, मैं नहीं दे रहा पेपर, ऐसा हो गया था सर। लेकिन वहां पे प्रेशर लिया तो उसकी वजह से सर वो भी निकला। इनमें फोर्थ अटेम्प्ट मैंने बोला होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, But मैंने ऐसे अभी- माइंडसेट से पेपर दिया। अच्छा वन साइड से दिया, बट अभी मैथ्स के अलावा क्या जीएटी में तूने करा, क्या इंग्लिश करा तूने, साइंस करा, हिस्ट्री पॉलिटिक्स, क्या करा तूने? सर सारे सब्जेक्ट पढ़े मैंने। सारे सब्जेक्ट पढ़ा ले इस बार। यस सर। बट यार तेरे को पता है मेरी भी कहानी सेम है, मेरी फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ था, निकला है तेरे को पता यस सर, आई नो सर। एंड आई वाज लाइक कि भाई अब नहीं निकला ना, कसम से आज तो आंसू निकल जाएंगे मेरे, आज तक नहीं रोया मैं, इतना बुरा हाल था। बट यार वो जो फील होती है ना पीडीएफ देखने की, मेरा नाम आ रखा है, वो बाबा बताने का मन करता है, पता है मेरा रेट निकल गया, पता है रेट निकल गया। दैट्स ग्रेट मैन। अच्छा यहाँ तक जर्नी हो गई, तुम्हारा कॉल लेटर आ गया, तुम लोग आफ्पा भी हुआ है, तुम लोगों ने सीख भी लिया, ठीक है। बट यार अर्नव आफ्पा की खास बात ये है वहां पर जो स्क्रीनिंग होती है ना बहुत बार कराई जाती है, ठीक है, एंड दैट वाज द रीजन कि शायद बहुत लोग स्क्रीनिंग भी हो जाते हैं। बट अर्नव तेरे केस में स्क्रीनिंग इज नॉट आपके अकॉर्डिंग नहीं गई, उसकी कहानी क्या है, तो उसमें फिर तेरा कामनेस बना कैसे? सर एसएसबी के बारे में अगर बात करूं, वहां की स्क्रीनिंग के बारे में, तो मैंने सिंपल स्टोरी लिखी थी एंड नरेशन मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब एकदम फ्लुएंट किया। जीडी ऐसी चीज थी जिसमें मैं अच्छा नहीं कर पाया स्क्रीनिंग में। मैं एट द टाइम हमारी जीडी के स्टार्ट के 2 मिनट तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ही वर्ड सुनाई दे रहा था, जेंटलमैन। सब लोग यही एक चीज सुनाई दे रहा था। देन द वीडियो स्टॉप, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, नाइदर वी कैन कॉम्प्रिहेंड नॉर यू कैन कॉम्प्रिहेंड। तो उस समय मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो हमारा पूरा ग्रुप वॉश आउट हो, इसीलिए मैंने अपने व्यूज देने के बजाय मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप को काम कर रहा था कि जेंटलमैन लेट अस डिस्कस इन एन ऑर्डरली मैनर, और इसमें ग्रुप काफी कोहेशन में आया। प्लस मैंने 1-2 पॉइंट ऐड किए, तो भी मुझे था कि 50-50 है, अभी 50-70 थोड़ा लग रहा था पॉजिटिव फीलिंग। एंड देन फाइनली दे क्राइड ओके 166, तो मैं एकदम जोश में खड़ा हुआ कि यस सर, एंड देन आई क्राइड माय नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड दैट्स ऑल आई गॉट स्क्रीन इन। हाय हाय, खुशी बयान नहीं हो रहा कि 50-50 है 100%। बट तेरा भी चेस्ट में था 166, तेरा क्या था देवराज? सर 151। इंडिया के टाइम में 100 से ज्यादा बच्चे तुम्हारे रिटर्न में आए थे, मतलब स्क्रीनिंग टाइम में एसएसबी में। यस सर। सर अर्नव तेरे में कितना है? सर मेरे में टोटल 206 आए थे। 206 एनडी एंट्री में, तेरे को लगा कि टीएस एंट्री आ गई है क्या? फायदा क्या हुआ एनडी निकालने का? सर नहीं, वहाँ रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हुई थी उस दिन, उसी बैच में पर्टिकुलर। देवराज तेरे केस में? सर मेरे केस में 183 रिपोर्टिंग थी सर। ओहो, तेरे केस में बहुत थी यार, तुम लोगों तो सच में लग रहा होगा यार टीएस वाली आई है। हाँ सर, तो एक जब अफसोस लगा डेट्स कि आई यार थी कहीं ना सर, कहीं ये स्क्रीन आउट ना हो जाऊं, ये भसड़ बहुत है यहाँ पर तो। सर एक पल के लिए लगा था फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम जब मैं देहरादून गया था।
उस टाइम भी 243 स्टूडेंट्स आए थे। एनडीए पहली बार में क्वालिफाई करने वाला है। ओहो, पर तुझे आदत लग गई होगी, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादा कुछ खास। नहीं सर। वो तो स्क्रीनिंग कर करके प्रैक्टिस इतनी हो गई जाती है तुम्हारी आदत। बट यार अभी मेरे को ये समझा देवराज, तेरा ना जैसा स्क्रीनिंग तूने सोचा था, जैसे प्लान किया था, जैसे तूने प्रैक्टिस करी आपको, मैं वैसी तरह गया। पर मेरे को एक बात जाननी है, जब तू स्क्रीनिंग में था तो तेरी दिमाग में स्ट्रेटेजी था क्या कि मुझे यहाँ 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 ठीक करना है, क्योंकि दीज आर द मेजर पार्ट और वहां से स्क्रीनिंग हो जाता है, वो क्या थे? सर फर्स्ट मेरा ये था कि मुझे OIR 1 या 2 लाना है, और अच्छा। मैं OIR की अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था। तो मुझे ये श्योर था कि मेरा OIR 1 या 2 आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। देन सर टॉकिंग अबाउट PPDT, उसमें ऐसा था सर कि मुझे एकदम सिंपल और डिसेंट स्टोरी लिखनी है, जो कि ना ज्यादा सुपरफ्लुअस हो, एकदम सिंपल स्टोरी। देन मेरा ये था कि जैसे ही हमारी स्टोरी लिखनी खत्म हो जाएगी, मैं अपनी नरेशन दिमाग में करता रहूंगा बार एंड बार 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 बार, जब तक हम GD हॉल तक पहुंचेंगे। तो ये स्ट्रेटजी मैंने अपनाई, और जैसे हम GD हॉल में पहुंचे तो सबने स्टार्ट अपनी नरेशन करी। तो मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई कौन कैसे वो स्टोरी नरेट कर रहा है। तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे कैसे स्टोरी नरेट करनी है ग्रुप में। तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस से जो स्टोरी मैं बार बार अपने माइंड में नरेट कर रहा था, वो फुल कॉन्फिडेंस से बोल दी। देन उसके बाद हमारी GD स्टार्ट हुई सर। एंड GD में फर्स्ट ये था कि फिश मार्केट बनी। देन हमारे GTO सर ने आधा आधा ग्रुप को डिवाइड किया, तो उसमें मैं सर 2 से 3 पॉइंट दे पाया था। एंड आफ्टर व्हेन ही कंबाइंड द ग्रुप, उसमें भी मैं 1-2 पॉइंट दिया। एंड जो ग्रुप ने मुझे कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए ग्रुप ने मुझे नॉमिनेट किया था। तो नॉमिनेशन में सर स्टोरी तो बन नहीं पाई थी, लेकिन मैंने ऑन द स्पॉट जो कॉमन थीम थी उस हिसाब से एक स्टोरी बना दी ठीक ठाक सी। एंड आई नरेट दैट स्टोरी। उसके बाद सर हो गया, और लग रहा था कि अगर ग्रुप ने मुझे कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए चूज किया है, तो लग रहा था सर कि हो तो जाऊंगा इसकी। ओके, हो तो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे दोनों ही बताना, क्या ये गलती होती है कि हम ना जब नरेशन चल रहा होता है तो भी हम अपना नरेशन रिवाइज कर रहे होते हैं रेदर देन लिसनिंग टू अदर्स? क्या ये गड़बड़ है? क्योंकि तुमने सिंपल कहा GD रूम तक जब तक मैं गया नहीं, घुसा नहीं, तब तक मैं रिवाइज करता रहा। दोनों चीजें समझाओ, ये क्या होता है? पहले मैं देवराज से शुरू करता हूँ। सर स्टोरी का ऐसा है कि SSB में हर कोई प्रेशर में होता है, भले प्रेशर हो या रिपीटर। तो उस प्रेशर के चक्कर में हम स्टोरी भूल जाते हैं हमने क्या लिखी थी, और हम खुद की अलग अलग पॉइंट डाल देते हैं जो हमने लिखे भी नहीं थे, और GTO या फिर कोई भी एसेसर वहां पे चेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। तो जब तक आप GD हॉल में ना पहुंचे तब तक आप खूब नरेट कीजिए स्टोरी को बार बार, ताकि वो अच्छे से माइंड में बैठ जाए। बट जैसे ही आप GD हॉल में बैठे तो दूसरों के पॉइंट सुनो, क्योंकि अगर तुम दूसरों के पॉइंट सुनोगे ना, तो इन GD तो आप कह सकते हो कि एज मोस्ट ऑफ अस एज मेड कॉमन स्टोरी और मेजोरिटी स्टोरी, सो इन दैट केस ऐसे सर को भी दिखता है कि हाँ उस बंदे ने स्टोरी को सुना है, और आपने पहले से नरेट कर रहे हो बार बार GD हॉल से पहले, तो आपकी जो नरेशन है वो भी बिल्कुल फ्लुएंटली जाएगी। ये सर। ठीक है अर्णव, तेरे केस में प्लस पॉइंट ये था, तेरी स्क्रीनिंग में नरेशन बहुत सही है, तूने स्टोरी सही बनाई। अब तू बता, वो जो बंदा बार बार कर रहा है रिवाइज, जबकि नरेशन मतलब नरेशन सबका चल रहा है, तब वो रिवाइज करना ठीक है या जैसे भाई ने बोला वैसे ठीक है? सर जैसा देवराज ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। हमें हमेशा रिवाइज करना चाहिए जब तक हम GD हॉल में बैठे नहीं हो। एट द टाइम व्हेन वी गो टू द GD हॉल, हमें तुरंत उस वक्त एकदम काम माइंडसेट से अपनी स्टोरी को ना ध्यान देके दूसरों की स्टोरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर हमें अपनी स्टोरी पर क्यों ऐसा क्यों? दूसरों की स्टोरी सुनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल छोड़ देते हैं। या एक बात और होती है, जिसको भी लगे क्लियर कर लेना, मतलब दूसरों की स्टोरी सुन के ना तभी उस वक्त अपने पॉइंट ऐड करने शुरू कर देते हैं। यार इसकी स्टोरी में बहुत सही था, अपनी स्टोरी में नहीं बोला, साला खराब निकली। ठीक है, पहले अर्णव तू बता यार, तेरा क्या पॉइंट है? सर जिस टाइम हम GD हॉल में रहते हैं उस टाइम कैंडिडेट्स बहुत प्रेशर में रहते हैं। हमें उस वक्त दूसरों की मेन स्टोरी की डिटेल्स सुनने के बजाय पहले उनका थीम कॉम्प्रिहेंड बस करना चाहिए, ताकि हम एज अ ग्रुप डिस्कशन में उनके थीम से लेके स्टोरी बना सकें। डिटेल्स तो वो ऐड करेंगे, हमें थीम पता चल जाए। इसलिए GD में हमें दूसरों की स्टोरी सुनना चाहिए। अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम अपनी स्टोरी में ऐड करेंगे ही, इसीलिए हमें सुनना चाहिए बट थीम्स। अच्छा ठीक है, थीम सुनना चाहिए पर पहले। ठीक है, देवराज तेरा क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि कोई भी स्टोरी गुड नहीं होती और कोई भी स्टोरी बैड नहीं होती, ये हमें सिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि पॉइंट अच्छा है तो अपनी स्टोरी में ना, अपनी स्टोरी मत डालो, बल्कि अगर कॉमन नरेशन हो रहा है या फिर कॉमन GD हो रही है, उसमें आप कह सकते हैं आई एज जस्ट नंबर दिस एंड हैज सेड सम दिस पॉइंट, दिस इज वेरी गुड, वी कैन कंट्रीब्यूट इट इन द कॉमन स्टोरी और कॉमन एक्ट। अर्णव एक बात बता, मान ले हम GD हॉल में घुसे, नरेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उस वक्त ना हमको एहसास हुआ कि हमारी स्टोरी अच्छी नहीं है। दूसरे की स्टोरी से सुनते वक्त अभी तुरंत नरेशन जब हो रहा है, एक एक पॉइंट मैं उठा रहा हूं जिससे अपनी स्टोरी को बेहतर बना सकूं।
कितने परसेंट चांस है कि मैं फंबल हो जाऊंगा बोलने सर 100% चांसेस हैं कि आप फंबल होंगे, में? और ये सबसे बिकॉज बता भाई। ओरिजिनलिटी नहीं है उसमें, आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो मैं दूसरे के कॉपी पेस्ट मटेरियल बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आप फंबल होंगे। तो बेहतर यही होता है कि हम ना अपने पे स्टिक रहे। अच्छा देवराज भाई, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना? अब मेरे को एक बात समझनी है कि जब तुम जीडी में थे तो तुम्हें बोलने का चांस मिल रहा था, वो 0.5 सेकंड का होता है। वो 0.5 यस सेकंड सर। होल्ड कैसे रखते हैं हम, क्योंकि उसमें पिकअप उठाते कैसे हैं? सर सबसे पहले अगर आपको एक गैप दिखा कि जिसमें आप बोल सकते हो, तो उसमें आपको अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि उस गैप को हर कोई ढूंढ रहा है, और हर कोई ढूंढ रहा है तो हर कोई बोलने की ट्राई करेगा। तो उस इंस्टेंस में जिसकी आवाज सबसे तेज होगी तो ग्रुप उसकी तरफ देखेगा। तो अगर आप उस इंस्टेंस में सबसे तेज बोलेंगे, और अगर आपने सबसे तेज बोल दिया, ग्रुप आपको देखेगा, देन यू कैन गो विद द नॉर्मल स्पेस दैट यू यूज्ड टू स्पीक। पर वो जो 0.5 सेकंड होता है उसको पकड़ा कैसे जाए? क्योंकि आई थिंक आपके केस में तो बहुत बार प्रैक्टिस है नरेशन की, आप दोनों ने एक साथ प्रैक्टिस बहुत बार करी है, ठीक है ना? आफ्का में भी हो गई, वैसे भी हो गई। तो यही एक कारण है कि कोई और तरीका भी है? क्योंकि आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन भी तो होगी कुछ। सर अगर हम किसी जीडी में है ना, तो हमें पता चल जाता है कि दूसरा बंदा कब फिनिश करेगा या हाँ कब वो फिनिश करने वाला है। हाँ। तो उसी में अपने आप को प्रिपेयर करना है अपने पॉइंट के साथ, जो कि क्लेरिफाई होना चाहिए अपने मन में पॉइंट। देन यू हैव टू स्पीक, जैसे ही वो खत्म करता है तुमको उसी इंस्टेंस में बोलना है सबसे तेज। देन यू हैव टू कम विद योर यूजुअल पेस। ओके, फेयर इनफ। अच्छा अर्णव, एक बात बताओ, आपको ना 50-50 अभी भी कॉन्फिडेंस था दैट यू विल गेट इट, द रीजन क्या था इसका? सर इसका रीजन ये था कि क्योंकि मैंने नरेशन अच्छा किया है और स्टोरी भी मैंने टू द पॉइंट जैसा मुझे दिख रही है वैसी लिखी है, तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही था कि यस आई विल गेट स्क्रीन एंड देन दैट वाज रिजल्ट। पर यार कई लोग ये मानते हैं ना, ऐसा होता है कि कुछ एसएसबी ऐसी है जहां पर सिर्फ नरेशन ही चेक होता है, कुछ एसएसबी ऐसा जीडी चेक होता है, कुछ एसएसबी है इसमें ओआर ही चेक नहीं होता। ये कितनी बातें में थे सच है? देवराज तू क्या कहेगा इस बारे में यार? सर मेरे हिसाब से सर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर करता है, रेदर देन कि आपने एक टास्क में कैसा किया। अगर आप ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट भी अच्छा आएगा सर। पर अर्णव तेरे केस में तू क्या कहेगा? जैसे जीडी तेरा वैसा नहीं हुआ जैसे तू चाह रहा था, अभी तू क्या कहेगा, ये ओवरऑल है कि ये नरेशन का कमाल है? सर मुझे लगता है कि ये तीनों में मैंने जीडी में भी अगर मैं पॉइंट्स ऐड नहीं कर पाया, पर मैंने ग्रुप को आगे लेकर गया मैं, ताकि हम कंक्लूजन पे आ सकें, तो मैं उसको भी पॉजिटिवली लूंगा। मेरा साइकोलॉजी टेस्ट जो मैंने स्टोरी लिखी वो ठीक थी, नरेशन भी मैंने ठीक किया था और जीडी भी ठीक किया था, तो ओवरऑल एक एवरेज पिक्चर मेरी आ रही थी कि यस आई विल गेट स्क्रीन। ये बात ना हमें शायद नटराजन सर ने बताई थी, दैट हमारा काम जज करना नहीं है बैठ के कि भैया कौन सा बैठ के कौन सा चेक हो रहा है और कितने नंबर कहाँ बैठे हैं। बट यस अगर सर। हम नटराजन सर की बात कहें एक्सक्लूसिवली कंक्लूड वे में देवराज, तो क्या होगी? सर ने हमें बोला था कि तुम्हारा काम स्ट्रेस लेना नहीं, वंस यू गो इनटू एसएसबी भूल जाओ सब। सर मेरा ये कहना है कि अगर आपका कोई टेस्ट हो गया और आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं गया, हाँ। देन फॉरगेट इट। अब आपको आगे जो आपका युद्ध है उसको लड़ना है अच्छे से। कुछ भी हो जाए अपना 100% हर टास्क में देना है, पिछले वाले को भूल जाओ जब भी कोई टास्क आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे लूँ या साइक की बात लूँ। आई एम श्योर साइक में टेट पहले एक पजल होती होगी कि स्टोरी लिखनी कैसे है, और पीपीटीटी भी होती होगी। बड़ा फैसिनेशन लगता है जब रिटर्न क्वालिफाई होता है ना भाई, एसएसबी में क्या होता है ये वो बताना भाई, टेट में रिटर्न में कैसे लिखना है। बट यार तुम्हारे दिमाग में ये एकदम क्लैरिटी आई कैसे? अर्णव तेरे से शुरू करूँ, ये स्टोरी लिखनी कैसे है, उसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है, क्या करना है, मतलब क्या होगा अगर तेरे से समराइजेशन करूँ मैं? सर स्टोरी लिखने की सबसे पहली चीज है हमें उसे तोड़ देना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। पास्ट और फ्यूचर को हमें कम रखना है, मोस्ट ऑफ द स्टोरी हमारी प्रेजेंट में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है हमारी स्टोरी में एक्शंस होने चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट एसेस कर रहा है हमारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, उसको एसेस करने के लिए हमें एक्शंस तो डेफिनेटली ऐड करना होगा। इसीलिए साइकोलॉजी टेस्ट में एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेक अ स्टोरी अराउंड द पिक्चर दैट इज शोन। हमें उस पिक्चर पे रहना है, जो भी हमें दिख रहा है उसको उस हिसाब से सिंपल स्टोरी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देनी है। ये था मेरा मेन। ठीक है देवराज, कैसे आई एम श्योर यू हैव हर्ड फ्रॉम द असेसर आल्सो, जहां से आपने सीखा है। अब मेरे को एक बात बता कि पीआईक्यू फॉर्म से ना हर कोई अटैच करने की कोशिश करता है, पीआईक्यू फॉर्म लगाओ, पीआईक्यू फॉर्म लगाओ, जो लिखा है वही लिखना है, वैसी स्टोरी बनानी है। तेरा क्या क्या था, मतलब तेरी लर्निंग क्या है उसमें? सर लर्निंग ये है कि अगर आप अपनी खुद की लॉजिकल और सिंपल रीजनिंग जो आपके दिमाग में है, अगर उससे स्टोरी बना रहे हो तो डेफिनेटली वो पीआईक्यू से कनेक्ट होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं हीरोइक स्टोरी लिखूंगा, मैं एकदम रैम्बो बन जाऊंगा, तो सर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होगी पीआईक्यू से। बट इफ यू आर राइटिंग अ सिंपल और डिसेंट स्टोरी, तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू डेफिनेटली कनेक्ट विद योर पीआईक्यू एज वेल एज द अदर एस्पेक्ट ऑफ एसएसबी सर। बट यार मान ले फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर हम मानेंगे नहीं कई लोग, बट जैसे फॉर एग्जांपल तू डॉक्टर नहीं है पर तूने डॉक्टर को एज अ हीरो बना के तूने करा है, यस सर। हाउ इट गोना रिफ्लेक्ट ऑन द पीआईक्यू फॉर्म?
और इट डजंट मैटर ओवर देयर यार कि जो इंसान का रेस्पॉन्स है उससे है, मतलब क्या है आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा कोई डॉक्टर है, तो हम लोग लिख देते हैं कि डॉक्टर उसको एम्बुलेंस भी ले गया, डॉक्टर उसने ये भी कर दिया, डॉक्टर उसको घर तक भी छोड़ के आया, डॉक्टर ने उसका सारा खर्चा उठाया। तो ऐसा सर लॉजिकल नहीं है। तो ये आपको ये दिखाएगा कि यार ये तो खुद ही हीरो बन रहा है, ये दूसरों को समझता ही नहीं है। सो इन दैट केस आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना है। ठीक है, तो लॉजिकल सोचना है और वो पीआई के फॉर्म से ऑटोमेटिक रिलेट हो जाएगा। अच्छा मैं एक यस बात, सर। अच्छा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दोबारा नटराजन वाला सर पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें खुद ही क्वेश्चन पूछा था, खुद ही आंसर दे रहा था, तो मैंने भी खुद लगा होगा। ओके अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई टेस्ट खराब हो जाए, सो व्हाट्स द थॉट इन योर हेड शुड बी अर्नव? सर अगर आपने कोई टास्क खराब किया है उसे उसी समय छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसके बारे में कि वो हुआ है कि नहीं, पूरा उसको भुला दीजिए और अपने आगे देखिए कि आपको आगे कौन से टास्क करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही एसएसबी का केस लेता हूँ। हमारी जीटीओ में जीपी होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसमें हमारे ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, तो हम स्टार्टिंग की 10 मिनट्स तक फर्स्ट एड ही देते रह गए एंड टोटल हमने ग्रुप डिस्कशन कंक्लूड नहीं कर पाए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे स्टोरी बनी थी, ग्रुप प्लान बना नहीं था। आई वॉज नॉमिनेटेड टू नरेट द कॉमन ग्रुप प्लान एंड आई नरेटेड इट समवेयर अराउंड। अच्छा नहीं था नरेशन, जीटीओ को भी कई डाउट्स आ रहे थे, तो ही हमारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज उतनी अच्छी नहीं हुई। देन वी फॉरगॉट कि हमारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी हुई है, हम आगे देखे और आगे जीटीओ में अच्छा किया हम लोगों ने। सही है, बट यार अगर देवराज मान ले तेरे साथ ऐसा होता कि पीजीटी में तेरे से परफॉर्म ना होता, तो तू क्या सोचता? मतलब तू आके फिर रूम में डिस्कस करता अगले दिन के लिए? नहीं सर, डेफिनेटली नॉट। अगर पीजीटी में कुछ गलत होता, वो पास्ट है सर, पास्ट को मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। बट बट यार व्हाट तेरे कैन आई केस में डू? तो बहुत लोग थे ना यार जो ग्रुप में मतलब बैरक में आने के बाद बहुत बातें कर रहे थे, हाँ सर। तो फिर तू उनको शांत करने में लगा रहता था आधे टाइम। हाँ सर, मैं तो खुद काम था क्योंकि मुझे पता था कि मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। बट जो दूसरे बंदे थे, मैं उनको कहता था यार अब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, आगे का टास्क है उसमें अच्छा करेंगे, उसमें और अपना बेस्ट देंगे, पिछला हम नहीं बदल सकते सर। अच्छा अगर मैं इसमें एक बात पूछना चाहूँ, इन द केस ऑफ योर पर्सनैलिटी ओनली, जब तुमने ये स्ट्रेस लेना बंद किया तो कामनेस का लेवल कैसा हो जाता है, मतलब रूम के अंदर या जीटीओ के अंदर? क्योंकि यार कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो हर एग्जाम का कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। देवराज तू क्या कहेगा भाई? सर स्ट्रेस का ऐसा है, अगर आप एसएसबी जा रहे हो तो जो आपके रूममेट्स उनको एकदम अच्छा फ्रेंड्स बना लो। और अगर अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे तो अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, लेट से पीजीटी कर रहे हैं, तो पीजीटी में अगर अच्छा दोस्त है सर तो बड़े मजे से निकल जाता है। हम एक दूसरे को हरकतें करके दिखा रहे हैं और आपस में कुछ एब्यूसिव वर्ड भी कह देते हैं कोई कोई बीच में। तो अगर आपका ऐसा है तो सर कोई इतना सीरियस नहीं होता और कोई इतना प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि आप अच्छे दोस्त हैं और आप सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इसका नाम है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो सर प्रेशर तो बहुत कम ही आएगा, और अगर पूरे ग्रुप पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है तो सर इक्वली सब पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसा अच्छा सर। अगर प्रेशर डिवाइड हो रहा है, बट यार एक बात बता, तुम्हारे पास खाली इस बात का प्रेशर नहीं है कि एग्जाम है एसएसबी है, दोनों के केस में साइंस स्कूल के लड़के भी हैं, ठीक है, और एक के केस में शायद कोई रिकमेंडेड था, टीएस एंट्री से आ रखा है ना, अब ऑफिसर के लिए मतलब फ्लाइंग एयरफोर्स के लिए आया है, कौन था वो? सर इट वाज इन माय ग्रुप ओनली। हाँ तो उसमें ही फिर वाज क्या फ्रॉम, तेरे को तो बहुत प्रेशर आ रहा होगा? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा? सर थोड़ा था माइंड में, बट आई थॉट कि हाँ हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग ग्रुप मेंबर हैं और जो काम होगा ग्रुप में होगा, एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव एज वेल। तो फिर जो टीएस वाला बंदा है, तुम उससे कहते नहीं थे "ए, भगवान के नाम पे तेरा हो तो गया, अब तू यहाँ पर वापस क्यों आ गया"? सर हम लोग तो कहते ही, फिर उसने उसने क्या जस्टिफिकेशन दिया तेरे को भाई कि ओटी ज्यादा अच्छा नहीं है कि क्या सीन है कि बिना उड़े मारेगा नहीं वो? नहीं सर उसका पर्सनल इंटरेस्ट था एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए, वो पायलट बनना चाहता था, इसीलिए उसने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था, एनडी के लिए, और वो ट्रेनिंग छोड़ के आया देने एसएसबी। पूरा डॉक्यूमेंटेशन सारा क्लियर करके। अच्छा अगर हम इसमें आगे लें कि यार अब वो टीएस से वो हो गया, बट व्हाट अबाउट मेडिकल? मेडिकल में वो बंदा शायद टीएस वाला आउट हो गया था, राइट? यस सर। नाउ आई लाइक टू आस्क वन सिंपल थिंग, यार कई लोग ना टीए मतलब टेम्परेरी रिजेक्शन पा लेते हैं फॉर वेरी सिंपल थिंग, कौन कौन सी होंगी वो? मैं सुना है कान का मैला निकाला तो भी वो टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं। यस सर। क्या है देवराज, क्या है पूरी कहानी? सर मेरा एक दोस्त था, उसका एसएसबी इलाहाबाद में वो था मेडिकल, हाँ तो उसको ईयर वैक्स था, उसको ईयर वैक्स में टीआर दे दिया सर। ये सारा कान में गंदगी पहले साफ कर गया। यस सर। और नेक्स्ट और क्या चीज़ है जो मतलब बहुत टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है कि यार इंसान को पहले जाना ही चाहिए उसको साफ करके, या मतलब कुछ सही करके, सॉरी। यस सर, सबसे कॉमन है सर कैरिंग एंगल। लोगों के हाथ, दोनों हाथों के बीच में एक एंगल होता है, 5 to 15 के बीच में नहीं होता है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों में होती है। इसके अलावा सर कलर ब्लाइंडनेस हमारे में कुछ लोगों को मिला था, कुछ लोगों को स्पाइन के लिए भी मिला था, तो ऐसे ये सब मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं।
अच्छा अच्छा, तुम्हारे यहाँ ना एक एंगल मैंने एक बात नोटिस की थी, एयरफोर्स में होता है रीढ़ की हड्डी का एंगल, वो तुम्हारे अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन करके दे रखा है। आर्मी में 15 डिग्री है, तुम्हारे 17 डिग्री, क्या है वो स्कोलियोसिस कहते हैं शायद, पता नहीं क्या कहते हैं बीमारी को, अगर 17 डिग्री से होता है। क्यूबिटस सर वाइपस। क्यूबिटल बाइकस, आई डोंट नो क्या था वो। तो उसमें क्या सीन है कि मतलब कि कॉकपिट में बैठने लायक होना चाहिए? नहीं सर, वो उसमें ये सीन है कि हमारी ये ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज क्यूबिटस वाइपस हमें तीनों फोर्सेस के लिए डिनाई कर देगा, रिजेक्शन मिलेगा, बिकॉज हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। हड्डी अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो हम ट्रेनिंग में अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो सबके लिए अनफिट कर देते हैं। अच्छा, बट अर्नब एक बात बताओ, व्हेन यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग मेडिकल्स, तेरे को तो पता होगा यार बहुत टफ होता है, और देवराज तेरे को भी पता होगा फ्लाइंग में टफ होता है, तो कहीं यस ना सर। कहीं इस बात का फिर भी तो तुम्हारे दिमाग में लेके चला होगा यार, मेडिकल तो भाई बहुत टफ है, यहाँ पास हुए तो जिंदगी कुछ बने। आ रहा था कुछ? यस सर, आ रहा था। तो तुम्हारे साथ में सर कितने लग रिजेक्शन चले गए थे तुम्हारे आने से पहले? सुनते तो तुम रोज ही होगे कुछ ना कुछ। यस सर। सर अच्छा अगर हम याद हो। हाँ मैसूर से सीबीएसएस देके आ रहे थे, हम बैंगलोर उतरे। तो हाँ बैंगलोर स्टेशन पे वो बैच मिला जिसका मेडिकल्स हो चुका था। हाँ तो उस बैच में 17 बंदे थे, और 17 में उन्होंने बताया कि 14 फ्लाइंग के थे, और 14 में से 9 बंदों को बीटा थैलेसीमिया दे दिया, जो कि परमानेंट रिजेक्शन है फ्लाइंग का। हाँ हाँ हाँ। तो उसको देख के हमारी और फट गई, अबे ये क्या हो रहा है। और तब बीटा थैलेमस आज से 1-2 साल पहले आया नहीं था, जहां तक मुझे पता है, अभी अभी आया है, राइट? यस यस सर। सर। यस वो सर। टीएनए की बीमारी है, तुम कुछ भी नहीं कर यस सकते, सर। उखाड़ लो तुम क्या करोगे? सिंपल कहते हैं डेफिनेटली तुम्हारा सर। खून ना इतना ऑक्सीजन होल्ड ही नहीं कर सकता, खत्म कहानी। यस सर। अरे अच्छा एक बात बता, जब तुम्हारी जब यहाँ पर तैयारी चल रही थी, ठीक है ना, मतलब रिगार्डिंग एसएसबी या तुम्हारी खुद की मेडिकल की भी, मैंने सुना मेडिकल की अपने आप जैसे तुम पहुंचते हो वहां पर, तो जो वारंट ऑफिसर होता है, ही स्टार्ट हेल्पिंग यू अ लॉट इन एवरीथिंग, इन ऑल द मेडिकल्स, तुम्हारा मतलब पर्सनल ख्याल रखता है? यस सर। यस सर। यस सर, डेफिनेटली सर। मतलब वो हमेशा, हम जहां भी रहेंगे हमें उनको रिपोर्ट करना होगा, वो हमेशा हमें डेंटल के लिए ले जाएंगे, हमें ईएनटी के लिए ले जाएंगे। ही इज लाइक अ फादर फिगर एट दैट एएफसीएमई। अच्छा, बट ऐसा होता है जैसे अपन जब स्क्रीनिंग से पहले होते हैं ना, तो अपनी कोई इज्जत ही नहीं होती, ठीक है ना, मतलब कोई भी हकाल देता है अपने को, ना सीधे खड़ा हो, खड़ा नहीं हो रहा तुमसे। बट व्हाट अबाउट द रिकमेंडेशन और मेडिकल के बाद, क्या वो कुछ बदलाव हुआ? सर सर बहुत बहुत बदलाव होता है जमीन आसमान का सर। जमीन आसमान का, सर। थोड़ा बदलाव की कहानी सुनाओ। सर सबसे पहले, सर देवराज। सर हाँ ऐसा देव था भाई बता भाई। कि रिकमेंडेशन होने से पहले हमको कहा जाता था कि तुम फॉर्मल में जाओगे, फॉर्मल में खाना खाओगे, इवन दो तुम फेस शील्ड और मास्क लगा के वॉशरूम में जाओगे, वही फॉर्मल्स में। ऐसा था सर। फिर तो जैसे हम रिकमेंड हुए तो हम फॉर्म भर रहे थे। तो फॉर्म में सर सेक्शन होता है कि आप सिंगल है, मैरिड है, विडो है। तो उसमें हम सर से मस्ती कर रहे हैं, सर मेरे पास गर्लफ्रेंड है तो क्या मैं सिंगल डालूं क्या और डबल डालूं। तो उसमें वो हंस रहे हैं हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दे वर ऑल सीरियस कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये करना वो करो, क्योंकि फौजी रुतबा वाला सर। ओहो, अनु तेरे केस में क्या हुआ भाई? सर मेरे केस में ये हुआ, स्क्रीनिंग से पहले वी आर ट्रीटेड एज नंबर्स, एवरीबॉडी इज अ नंबर। आफ्टर दैट दे रीडिंग, ओके कम गेट योर डॉक्यूमेंट्स, एंड फर्स्ट थिंग जल्दी ला डॉक्यूमेंट, इधर आ, ये कहाँ है तेरा, ऐसे ऐसे होता है। एंड देन आफ्टर रिकमेंडेशन, sir, everything becomes sir. They start calling it sir. Sir, please fill this form. And our documentation only they were saying that, sir, you have forgot to fill this, like this. So बहुत अंतर आता है सर। यार और वो तो प्लस, है, मतलब अलग इज्जत महसूस तो होती है, फील होती है, बट यार होते हमारे से कितने एक्सपीरियंस है यार, कितना कुछ उन्होंने लाइफ में कर रखा है, उखाड़ रखा है, हम तो धूल बराबर नहीं है। फ्लाइंग ऑफिसर भी बन जाएंगे तो आधे टाइम तो पहले तो 1 साल भाई उन्हीं के नीचे रहना है, और यार फील बहुत सही आती है यार, मतलब यस सर। मजा आ जाता है। अच्छा ये सर। अच्छा, एक बात बताओ, इन एनी ऑफ योर केस, चलो पहले तो तुम्हारा जब रिकमेंडेशन हुआ, तुम आई थिंक देवराज के केस में इज्जत नहीं मिली थी, है ना, घर के अंदर। हाँ ठीक है, आगे क्या है, ठीक है, बट व्हेन योर मेडिकल्स आर डन, एवरीथिंग इज डन, सीपीएसएस क्लियर कर लिया, तब क्या कहानी थी घर के अंदर अर्णव? सर मैं तो, मतलब बहुत खुशी थी अंदर से कि फाइनली अब अकेडमी में जाना ही जाना है, बिकॉज फ्लाइंग के मेडिकल्स बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, सीट्स खाली रह जाती हैं। सो आई एम श्योर दैट आई हैव अ वेरी गुड फ्यूचर अहेड, गुड लाइफ अहेड, एंड नाउ आई एम रिलैक्सिंग। पर घर वालों ने क्या कहा? घर वालों से बात हुई तेरी फोन पे? यस सर। फिर? घर वाले सर बहुत खुश थे। घर वालों ने कहा कि प्राउड ऑफ यू, मैं बहुत खुश थे। वो लोग भी रोज पूजा वगैरह करते थे जब तक मेरे रिकमेंड नहीं हुआ था, एंड फाइनली आई गॉट रिकमेंडेड, और मेडिकल्स भी क्लियर हो गए, तो मेरे सारे टीचर्स, फ्रेंड्स, सब लोग खुश हैं। सही है, पर तेरे घर में तो पूरा प्रॉपर पूजा चली थी, क्या क्या थी वो पूजा? सर सुंदरकांड का पाठ।
सुंदरकांड बहुत सही है, नहीं मतलब अच्छी बात है यार, घर में इतने डेडिकेशन में कर रहे हैं, बट यू नो लाइक बिग थिंग, मेरे घर में दिया जला करता था। खैर अच्छा, देवराज तेरे केस में पापा ने तो पहले हकाल दिया, हाँ ठीक है अब अगला क्या, अब क्या भाई जब तेरा सब हो गया, सीपीएसएस हो गया, सब हो गया, ठीक है, मेडिकल भी ऑलमोस्ट क्लियर ही है तेरा, तो अभी यस अभी सर। क्या घर में क्या कुछ इज्जत मिली, क्योंकि हम दोनों नहीं पहले रूम देख सर। रहे थे तेरा, तो मैं अंदर से कह रहा हूँ भाई ये रिकमेंडेड वाले का रूम है, देख रहे हो तुम। नहीं सर, ऐसा नहीं है, जो पहले था वो भी अभी है। अभी इज्जत वही है। सही है। यस सर। सही है। अच्छा अब ना हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा यार, जब मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ, हमने सारी चीज बात कर ली, टैट बात कर ली, हमने स्क्रीनिंग बात कर ली। इंटरव्यू में क्या होता है यार, इंटरव्यू अंदर जाने से पहले ना एक फियर होता है कि यार क्या होगा, ठीक है ना, और उस इंटरव्यू जाने से पहले जितनों का पहले हुआ होता है, अच्छा तुम्हारे केस में तो पहले वाले कोई थे ही नहीं, बट इन स्टिल मतलब तुमसे तो आके पूछा ही होगा कि यार कैसा गया, क्या हुआ, क्या पूछा वगैरह वगैरह, कोई टेक्निकल क्वेश्चन या कोई साइंस वाइंस का कुछ पूछा, बट इसका कोई फायदा होता है पूछने का? मेरा लगता है इस तो प्रेशर 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 ही पड़ता होगा। व्हाट डू से? यस सर, बिकॉज हम जब दूसरों से पूछते हैं, देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस, वो अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूँ, क्वेश्चंस विल डिफर। सो उस वक्त पूछने का कोई मतलब नहीं रहता, बिकॉज उसके लिए हमें प्रेशर भी झेलना पड़ता है कि इससे क्या पूछा गया, उससे क्या पूछा गया। दैट इज नॉट गोना हेल्प। हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और हमें विदाउट एनी ये हिंड्रेंस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा आराम से फ्री माइंडसेट के साथ देना चाहिए, जो क्वेश्चंस आए उसको फेस करना चाहिए हैप्पी विद अ स्माइल। अच्छा विद स्माइल। अच्छा देवराज, अभी ना इंटरव्यू से पहले हमारी बहस चल रही थी कि भाई तूने टाई क्यों नहीं पहनी, ठीक है, तू यस बोला मैं सर। तो बिना टाई पहने ही गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा के लिए अरे पापा के पास भी टाई नहीं है। सो व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस यार, और मैंने तो पूछा तेरे को तो टाई बनानी, तू तो टाई मतलब आज तक पहनी क्यों नहीं, भाई मैं टाई सबकी बनाई है मैंने वहां पर, ठीक यस है, सर। हर एक बंदे की बनाई पर खुद नहीं पहनता। बट यार तेरा अंदर क्या चल रहा था, व्हाट्स द थॉट प्रोसेस गोइंग इन योर हेड? सर मेरा ये चल रहा था कि जाना है और मुस्कुराते रहना है, जो कि आपका ब्रह्मास्त्र स्माइल। अच्छा। एंड ये था कि यार काम रहना है, अगर डरूंगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, मतलब करियर जो है एनडीए का वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे में ये था कि सर पूरा काम रहना है, अच्छे से जाना है और सोच सोच के अच्छे से जवाब देना है जो भी क्वेश्चंस वहां से आएंगे। अच्छा मैं ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में सवाल पूछ रहा हूँ, बट आई थिंक इट्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। आपको दो में से जिसको सही लगे आप मेरे को बताना। स्ट्रेस और एंगर, ये दोनों चीजें हैं, ये नॉर्मली हम सबको आती है, बट क्या ये कॉन्शियस डिसीजन से रोका जा सकता है? क्योंकि मैंने देखा है कि यार बहुत बच्चे थे जिनको पहले गुस्से की प्रॉब्लम थी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी, वो रोक पा रहे हैं। इज अ कॉन्शियस डिसीजन इट इज देयर? सर बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज अगर हम कॉन्शियसली सप्रेस आसानी से कर सकते हैं एंगर या स्ट्रेस। अगर इंटरव्यूअर हमसे सेम क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है, ऑफ कोर्स एंगर तो आएगा ही, ऑफ कोर्स स्ट्रेस लगेगा ही, बट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेडिटेशन योगा काफी हेल्प करता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा अगर देवराज मैं तेरी बात करूँ तो हरियाणा से, यस लड़कों की सर। बुद्धि तो वैसे ही बहुत घूमी हुई होती है, ठीक है, यस तेरे केस में एंगर का इशू था? सर। एसएसबी से पहले था जब हाँ। रिटर्न की तैयारी कर रहा था, लेकिन सर उसके बाद अपने आप को चेंज करना पड़ा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है उस कोर्सेज की। देन सर आई चेंज सर। बढ़िया, तेरा कॉन्शियस डिसीजन कैसे मतलब स्ट्रांग होता चला गया यार, मतलब तेरी जिद थी क्या था? क्योंकि यार गुस्सा तो कई लोग कहते हैं ना आता है मेरे को तो मैं क्या करूँ, तू अपने को संभाल, सर ऐसे बोल देते हैं, तू अपना सर देख। जब गुस्सा आता है ना, हाँ। मैंने उसको उल्टा लेना शुरू किया। अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं उस टाइम हंसता था कि कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो जब मेरे से इंटरव्यू में बार बार एक सवाल कर रहा था, मुझे बार बार क्रिटिसाइज कर रहा था, ग्रिल कर रहा था, तो मैं उस क्वेश्चन पे हंस रहा था, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें और जवाब दे देते हैं, देखा जाएगा बाद में। ऐसा था सर। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैं एक बात पूछूं, इन द जीटीओ ना मेनी टाइम्स इट्स हैपन ना, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा होता, इवन वी आर राइट, ठीक है, और तुम्हारे ग्रुप से मेरे को आई थिंक तीन तीन चार चार बच्चे रिकमेंड हुए, मतलब जीटीओ वाले ग्रुप से कह रहा हूँ मैं। यस सर। तुम्हारे तो हाई लेवल के बंदे थे कसम से, और ऊपर से सैनिक स्कूल के एक टीएस का बंदा भी है, ये वो। सो यार किसी को फिर भी मैं पूछता हूँ दोबारा से घुमा के, वो जो स्पिरिचुअलिटी में एक जो होता है कि अपना एंगर हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं या फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, वो वहां रुकी कैसे, या तुम अपने दिमाग में पैप टॉप बोल क्या रहे थे फ्रस्ट्रेशन की? स्पेशली वहां तो फ्रस्ट्रेशन होता है हाई लेवल, अगेन दैट्स यू नो कॉन्शियस डिसीजन, क्या बोलेगा? ऑल इज वेल। अच्छा बट अच्छा वहां पर ऐसा पॉइंट होता है कि सेकंड ऑब्स्टिकल के बाद ना जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो तो तुमको मौका नहीं मिल रहा होता, देख मैं घुमा के फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, बट वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था कि यार मेरे को आगे बढ़ना है या कुछ करना है, इससे मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि पीछे खड़े होकर तो नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है कि भाई ये ग्रुप खत्म, ये टास्क खत्म, तो मेरे का मौका मतलब परफॉर्म करने का खत्म। कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था, कुछ तो आ रहा होगा, तू सा आ रहा होगा।
इतना कैसे परफेक्ट ये पर्सनैलिटी कैसे बनाई? नहीं सर, था ऐसे, जैसे मैं अपने ग्रुप में सबसे आगे था, तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा था। थर्ड ऑब्स्टिकल सबसे मुश्किल होता है सर, तो उसमें आइडिया नहीं आ रहा था। तो मैं अलग ही वो चल रहा था और पीछे ग्रुप कह रहा जेंटलमैन डू दिस, जेंटलमैन डू दिस। तो मैंने सबको काम किया और एक एक करके सबका आइडिया लेके, भाई मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, अब तुम बता दो कि क्या आइडिया लग सकता है। तो सर मैंने सबका आइडिया लिया और उससे एक कॉमन कंक्लूजन बना के एक स्ट्रक्चर बना दिया जिससे हम पार कर सके। तो सर इन दैट सिनेरियो अगर स्ट्रेस आ रहा है जीटीओ में और अगर आप पीजीटी एसजीटी कर रहे हैं, तो आप सब दूसरों का आइडिया लिया। अगर आप आगे हैं तो दूसरों का आइडियाज ले लो, क्योंकि ये आपको ये भी शो कर देगा कि यार एक ग्रुप में अच्छा बंदा है जो कि ग्रुप वालों की बात मानता है। तो सर इन दैट सिनेरियो यू कैन डू दिस। नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस से कुछ लोग पहले आगे पीछे घूमते रहते हैं, आधे टाइम पैनिक अटैक में रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तुम्हारे यहाँ उस टाइम का सिनेरियो चल क्या रहा था? सर उस टाइम का सिनेरियो ये था कि जिस दिन हमारी कॉन्फ्रेंस थी उस दिन हम सभी लोग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करके आए थे। अच्छा। तो सब एकदम थके हुए थे, कई लोग तो नैप भी ले चुके थे कॉन्फ्रेंस हॉल से पहले जहाँ वेटिंग रूम रहता है। हमारा ग्रुप एकदम शांत था, सब सो रहे थे। देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने लगी 60, 61 एंड देन आई वाज देयर सिटिंग एट द 62, आई वाज सिटिंग देयर 62. Now 61 came back. Now my conference lasted for somewhere about 2 minutes, the discussion. And inside I can hear laughters. They were laughing. I don't know what they were laughing at. Either they were laughing at me or my performance. I don't know about that. But then I was called very earlier. I went in, I gave Jai Hind sir. So he said, Jai Hind Arnav, have a seat. Then we had some conversation. How was your stay? And any suggestions that you want to give? It has been very nice having you here. I said, sir, no suggestions. And he said, okay, Arnav, you may leave. Thank you. I said, Jai Hind, sir, and I left. So that is what my conference went about. देवराज, तेरे केस में क्या था? कोई था मार्च पास करने वाला कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमे जा रहा वो? ये सर एक बंदा था, वो बार बार हनुमान चालीसा गा रहा था पूरा हिल के सर, हाथ जोड़ के हाथ एकदम ऊपर कर रखे थे और कहा था ये भगवान पास कर दो, पास कर देना सर। फिर वहां पर और मतलब तेरी हार्ट बीट बिल्कुल नहीं थी, पड़ रही थी यार? सर बढ़ रही थी, लेकिन हम ग्रुप में क्या कर रहे थे, गाना गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं एक दूसरे की। जो हमारे डीएसओ सर थे हम उनकी एक्टिंग कर रहे हैं सर। तो ऐसा सिनेरियो बना रखा था हमने कि कोई ज्यादा प्रेशर ना ले। एक इंटरनल प्रेशर था कहीं ना कहीं, बट जो ओवरऑल प्रेशर था वो ग्रुप की वजह से काफी कम हो गया था सर। ठीक है, फिर मूवमेंट आगे जब तेरा एक एक नंबर चेस्ट नंबर आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अभी एक नंबर गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तब? सर जैसे ही मेरे से अगला वाला चेस्ट नंबर गया तो मुझे वेट करना पड़ा 8 मिनट। तो मुझे लगा कि यार इस बंदे की कॉन्फ्रेंस तो काफी ज्यादा चल रही है, तो रिकमेंड होगा। देन मैं रूम में गया और मेरे से उन्होंने, जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वो एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी, सिविलियन, एंड मुझे लगा कि एक छोटा सा रूम है। जैसे ही मैं एंटर किया, मैंने राइट में देखा, वो 45 फुट गहरा रूम है। और वहां पे बैठे 25 से 30 ऑफिसर्स। मैं बौखला गया उन्हें देख के, और बौखलाहट के चक्कर में सर मैंने मैम से कहा गुड मॉर्निंग मैम, और बाकी सबसे कहा गुड आफ्टरनून सर। देन सर बोलते कि ओके देवराज सिट डाउन। देन वो बोलते कि हाउ वाज द स्टे, मैं कहता हूँ सर फाइन। एंड देन ही आस्क्ड कि व्हाट यू यूज्ड टू डू टू स्पेंड योर टाइम। देन मैंने कहा सर वी यूज्ड टू डू मिमिक्री, सिंग सॉन्ग एंड डू एक्टिंग। देन ही सेड कि ओह यू गेट टाइम टू डू these such kind of things. Then I said yes sir, we get time to do these kind of thing. He said कि okay, if you have any suggestion you can tell, if not then you can go. तो मैं निकल जाता हूँ और मेरी कॉन्फ्रेंस चलती है 30 से 40 सेकंड। अब मैं सोचता हूँ पिछले बंदे की 8 मिनट चली है और मेरी चलिए 30-40 सेकंड, तो या तो होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे ही मैं अकोमोडेशन में जाता हूँ अपने बैकपैक लेने के लिए, तो मैं कहता हूँ यार तेरी कॉन्फ्रेंस सही चली तो रिकमेंड हो जाएगा। देन ही सेड कि ओह नो, मेरी कॉन्फ्रेंस भी 30 सेकंड चली है। देन आई थॉट कि यार हाँ मेरे पे डिस्कशन हो रहा था। देन एक पॉजिटिव साइन आया कि यार रिकमेंड हो सकता हूँ सर। अच्छा, फेयर इनफ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे केस में तो एक बदनसीबी है, बुरा मत मानना भाई। एएफए में तो बॉल होती नहीं, पता होगा तुमको पास आउट होने में। यस सर। अब बची एनडीए, तो तुम लोगों ने अभी प्लानिंग में पटाना है किसी को कि पटा रखी है कोई? नहीं सर बाद में वही देखेंगे। बात मुझे तो लग रहा है तुम दोनों यहाँ दोस्त हो वहां भी दोस्त हो, दोनों समोसा और वाइन लेके घूमोगे। कोई नहीं सर, देख लेंगे, कोई ना कोई तो मिल जाएगी। कोई ना कोई तो मिल जाएगा। नहीं भाई, मिलेगा मिलेगा। कम से कम एनडीए बॉल तक तो अपनी शान बचाए रखोगे। एएफए में चाहे ब्रेकअप के साथ काम चला लोगे सिंगल होकर। यस सर। Well, I wish you all the best, brother. Thank you so much for your lovely time. बहुत मजा आया बात करके, and there's many insight I come to know, and you told. Thank you so much. जय हिंद प्रताप। थैंक यू सर। जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।